Hello everyone, my name is Himanshu Saraswat. I am from Property 3, which is situated in Andhra Pradesh. So previously we have on chapter thermal properties of matter. तो हमने हीट बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ ली थी, बहुत सारी चीजें इसमें कवर कर ली थी, जिसमें से थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, अलग अलग प्रकार की स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इसको डिस्कस कर लिया था। तो आज इसका नया टॉपिक, जो कि एक हार्ड टॉपिक माना जाता है इस इस चैप्टर का, वो है हीट ट्रांसफर। तो जैसा कि इसकी हेडिंग से पता लग रहा है कि इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में हीट का ट्रांसफर होता है किसी भी दो या फिर मेटल्स के आपस में, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो इस टाइप का इसमें कुछ थ्योरी जनरेट होती है। तो वी हैव सीन दैट हीट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर of or from one part of a system to another part arising due to temperature difference. What are the different way by which this energy transfer takes place? These are three distinct mode of heat transfer: conduction, convection and radiation. Okay, तो इसमें कहा जाता है कि तीन मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के। एक तो होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। तो इन चीजों का, इन तीनों नामों का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग तरह की मीनिंग है। तो इन तीनों को हम अभी अलग अलग सबको देखेंगे। तो जैसा कि इसमें देखा जा रहा है कि कंडक्शन क्या होता है, किसी एक ऐसे एक लोहे की रॉड ली, आपने लाइव एग्जांपल देखा होगा कभी। एक लोहे की रॉड लेते हैं, उसको अगर उसके एक छोर को अपन पकड़े, दूसरे छोर को आग में गर्म करें, तो वो ऐसे गर्म करने से उसका दूसरा छोर जो हमने पकड़ा हुआ है वो भी गर्म हो जाता है धीरे धीरे। मतलब क्या हुआ कि हीट एक छोर से दूसरे छोर में कंडक्ट कर गई। ओके, एक होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ठंड आती है तो बहुत से लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो मतलब अघाना बारते हैं, मतलब एक तसला में मतलब कुछ भी आग जला के उसमें तापते हैं ठंड से बचने के लिए। तो वो एकदम आग में रखकर हाथ तो नहीं तापते, वो आग से थोड़ा सा ऊपर रखकर तापते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हीट है वो उनके ऊपर हाथ तक धीरे धीरे जा रही है, मतलब कहीं ट्रांसफर तो हुआ हीट का। देखिए ये ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन मीडियम इसका एयर है, तो ये कन्वेंशन है, कन्वेक्शन सॉरी। और रेडिएशन, देखो इसकी लॉ जो है, लो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ऊपर की तरफ इसकी फ्लो है ना एयर का, तो हीट ऊपर तो जाएगी ही। अगर ये हीट परपेंडिकुलरली इधर भी जाती है, अलग अलग एयर मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर करते हुए, तो ये रेडिएशन है। ओके, तो ये तीनों चीज अलग अलग होती है, बट होता होता हीट ट्रांसफर ही है। ओके, तो कंडक्शन पढ़ते हैं। तो कंडक्शन इज द मैकेनिज्म और ट्रांसफर ऑफ हीट between two adjacent part of a body because their temperature difference. Suppose one end of a metallic rod is put in a flame, the other end of the rod will soon be so hot that you can't hold it by your bare hand. Here, heat transfer takes place by conduction from the hot end of the rod to its different part of the other end. Gases are poor thermal conductors, while liquid have conductivities intermediate between solid and gases. Okay, तो मैंने जैसा एक एग्जांपल बताया था कि एक रॉड को गर्म किया जाता है एक तरफ से, तो वो दूसरी तरफ भी अपना कंडक्शन कर जाती है हीट का। ओके, तो हीट कंडक्शन में भी डिस्क्राइब quantitatively as the time rate of heat flow in a material for given temperature difference. Consider a metallic bar of length L in uniform cross section A with and मतलब ये वही है, कुछ टर्म यूज कर लिया है, टी सी टी ए और कुछ नहीं। ओके, तो अभी एक एग्जांपल है ये कि दो रॉड हैं, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो बाय कंडक्शन इन अ बार with its two end maintain that temperature TC and TD. ओके, तो ये एक सिस्टम है
तो सिस्टम में क्या है कि एक तरफ इसका टेम्परेचर TC रखा है, दूसरी तरफ इसका TD रखा है। तो हमेशा याद रखिए कि हीट जो फ्लो होगी वो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, TC माइनस TD, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल टू, सॉरी, H इक्वल टू हीट ट्रांसफर इक्वल टू K इंटू A, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में लेंथ। ओके, जैसा कि हमने रजिस्टर क्लास 10th में पढ़ा है कि एक जो रजिस्टर होता है या फिर किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी होती है, वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो द कांस्टेंट प्रॉपर्टिकली K इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर जो K है वो थर्मल कंडक्टिविटी को शो कर रहा है ऑफ द मटेरियल। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K फॉर अ मटेरियल, द मोर रैपिडली विल इट कंडक्ट हीट। ओके, the SI unit of K is J, the joule second inverse, meter inverse, Kelvin inverse, और watt meter inverse, Kelvin inverse। ठीक है, तो इसमें एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि the greater is the value of K, the greater the value of K for a material, यानी कि the great जितना ज्यादा K वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा रैपिडली कंडक्ट करेगा ये हीट को। ज्यादा जितना के उतनी ज्यादा जल्दी हीट कंडक्ट होगी। जैसे कि आप एक सोने का तार ले लें, एक चांदी का ले लें, एक एल्यूमिनियम या फिर एक लोहे का तार ले लें, सबको एक उसके एक छोर से या फिर एक एंड से उसको गर्म किया जाए तो उसको उसके टाइम पर इसको निर्भर करता है, मतलब उन सबका केस तो अलग होगा क्योंकि अलग अलग मैटर्स हैं। ओके, तो हम उससे चेक कर सकते हैं कि कौन जितना ज्यादा जल्दी गर्म हो रहा है। ओके, तो द SI यूनिट हमने पढ़ लिया है। कंपेयर द रिलेटिवली लार्ज थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ गुड थर्मल कंडक्टर्स एंड मेटल with the relatively small thermal conductivities of some good thermal insulators, such as wood and glass wool. You may have noticed that some cooking pots have copper coating on the bottom. Being a good conductor of heat, copper promotes the distribution of the heat over the bottom. Okay, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी सब मैटर्स हैं कुछ, ये मटेरियल और ये अलग अलग इनकी थर्मल कंडक्टिविटी। कॉपर की 406 होती है, कॉपर की 385, जैसे मैंने बोला ना, सिल्वर सबसे ज्यादा गर्म जल्दी होता है, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील, लीड, मरकरी, और कुछ नॉन मेटल्स हैं, नॉन इंसुलेटिंग ब्रेक, कंक्रीट, बॉडी फैट, ग्लास, आइस, ये कुछ बहुत कम होते हैं। गैसेस हैं कुछ, एयर, आर्गन, हाइड्रोजन। ओके, तो एक एग्जांपल है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन। स्टील और कॉपर का जंक्शन का इन्होंने टेम्परेचर पूछा है इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। जैसा कि इस फिगर में बोला गया है, लेंथ ऑफ द स्टील रॉड इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज 10 सेंटीमीटर। टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, मतलब एक भट्टी है उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड इज 0 डिग्री सेल्सियस। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील rod is twice than the copper rod. Thermal conductivities of both metals is given. Okay, तो देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है कि ये फर्नेस है, तो फर्नेस का मतलब फर्नेस मतलब भट्टी, भट्टी का जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस है। ये स्टील वायर यहाँ पर यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर का, एक ये कॉपर वायर है बट एरिया आधा। ओके, और आइस बॉक्स है, आइस बॉक्स में 0 डिग्री सेल्सियस है। इंसुलेटिंग मटेरियल है स्टील, एक कॉपर। The insulating material around the rod reduce heat loss from the side of the rod, therefore heat flow only along the length of the rod. Okay,
Consider any cross section of the rod, the steady state, heat flow into the elements. लोग कुछ assumptions हैं इसके। तो जैसा कि हमने एक फॉर्मूले में पढ़ा था अभी, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला H इक्वल टू के ए टी सी माइनस टी डी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बाई लेंथ। ओके, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है उन दोनों पर हीट ट्रांसफर रेट सेम होगा। इसको हम कह सकते हैं कि K1 मतलब let the T is the temperature of the steel copper junction in the steady state, then okay K1 A1 और 300 माइनस T। T एक मतलब यहाँ पर क्रॉस मतलब इन दोनों का क्रॉस सेक्शन है, उस पर एक टेम्परेचर T लेट किया है इन्होंने, तो 300 माइनस T बाई L1 K2 A2 T माइनस 0 बाई L2, where 1 and 2 refer to the steel and copper। ओके, तो दोनों के एरिया भी है, लेंथ दी गई है, अलग अलग के लिए टेम्परेचर निकाल लेंगे और टेम्परेचर को इक्वेट कर देंगे, तो उससे टेम्परेचर का वैल्यू 44.4 डिग्री सेल्सियस हमारे पास सामने आ जाएगा। ओके, तो कुछ इसी प्रकार का एक एग्जांपल 10.7 भी है। ओके, अब आते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? अब अब आप इस डायग्राम से अच्छे से कुछ समझ सकते हो कि लैंड वार्मर देन वाटर इन द डे, इन समर और यू कैन से इन विंटर ऑल्सो। जो लैंड होता है वो वाटर से थोड़ा सा गर्म होता है डे के टाइम पे, तो साथ में बट जो एयर ऊपर जाती ठंडी और गर्म वाली नीचे आती है, तो इससे जो गर्म वाली है पानी की लेयर के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो हम रेडिएशन पढ़ रहे थे, व्हाट इज द रेडिएशन? रेडिएशन कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन रिक्वायर फोर्स मटेरियल एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो मतलब उनको ट्रांसपोर्ट मीडियम की जरूरत पड़ती है कंडक्शन और कन्वेक्शन को। These mode of heat transfer cannot operate between bodies separately by the distance in vacuum, but the earth does receive heat from the sun across a huge distance. Similarly, we quickly feel the warmth on the fire nearby, even though air the conducts poorly and before convection takes some time to set in. The third mechanism for the heat transfer need no medium. It is called radiation, and the heat energy so transferred by the electromagnetic wave is called radiant energy। तो इसमें ये बताया गया है कि जो कंडक्शन और कन्वेक्शन होता है उनके लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है हर बार। तो जैसे कंडक्शन के लिए किसी बॉडी की आवश्यकता होगी, तो बॉडी नहीं होगी तो कंडक्ट कैसे करेगी हीट। कन्वेक्शन के लिए भी किसी फ्लूइड की आवश्यकता होगी, फ्लूइड या फिर थोड़ा बहुत गैसेस, बहुत मिनिमम गैसेस। और लेकिन आप जानते हैं कि जो स्पेस है उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं, कोई भी मीडियम नहीं, वो एक वैक्यूम है। फिर भी सूर्य की जो सन की एनर्जी है वो रेडिएशन मतलब जो भी है वो हमारे तरफ गर्मी भेजती है, हमें गर्मी लगती है जब भी सूरज निकलता है अच्छे से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ रही है, रेडिएशन आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही है। अभी हीट एनर्जी मान लीजिए हीट ट्रांसफर हो रहा है कहीं ना कहीं से, तो मीडियम तो नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने एक नई मतलब प्रोसेस को इजाद किया, इसको कहते हैं रेडिएशन। तो क्या करता है ना हीट मतलब सूर्य अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ पे भेजता है। ओके, और ओके और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन द स्पेस एंड टाइम। ओके, तो कुछ इसमें फैक्ट्स हैं जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। यू कैन लर्न दिस मैटर इन द मोर डिटेल लेटर। ओके, तो when the thermal radiation fall on other body, it is partially reflected and partially absorbed. The amount of heat that a body can absorb by the radiation depend on the color of the body. We find the black body absorb and emit radiation better than a body of lighter color. Okay, तो आपको पता ही होगा कि जब भी अगर सूरज निकले और अगर आपने कुछ ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हो
तो गर्मी ज्यादा लगती है। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है काला कलर। और कहीं भी अगर आप ऐसे एसी में बैठे हो तो मतलब एमिट भी बहुत ज्यादा करता है एनर्जी, यानी कि जल्दी से आपको ठंड भी लगने लग जाएगी, जल्दी से आपके कपड़े ठंडे भी हो जाएंगे। ओके, तो एनर्जी ज्यादा ही एमिट करता है और ज्यादा ही अब्सॉर्ब करता है। तो सिमिलरली देवर फ्लक्स ऑफ थर्मोस bottle is a device to minimize heat transfer between the content of bottle and the outside. It consists of a double-walled glass vessel with the inner and outer coated with the silver. Radiation from the inner walls is reflected back to the contents of the bottle. The outer walls similarly reflect back any incoming radiation. The space between the wall is evacuated to the reduced conduction and convection losses when the glass is supported on an insulator like cork. The device is therefore useful for preventing hot contents like milk from getting cold or alternatively to the store cold content like ice. तो इसमें बताया गया है कि जो एक थर्मस होता है बोतल, वो हीट कंडक्ट या फिर हीट ट्रांसफर होने से कैसे रोकती है। तो अब आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर। तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है, ब्लैक बॉडी जैसा उसके नाम से पता लग रहा है कि एक बॉडी है जो ब्लैक है। तो इसी से थोड़ा सिमिलर ही उसकी परिभाषा होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। जैसे कि अपने ब्लैक होल्स के बारे में तो सुना होगा। ब्लैक होल्स से कभी भी एनर्जी, मतलब जैसे उसमें से कभी भी लाइट बाहर प्रकट नहीं हो पाती। अगर एक बार लाइट उसके बाहर भी नहीं निकल सकती, ओके, तो तभी हमें ब्लैक ब्लैक वो दिखाई देता है। तो इतनी ब्लैक चीज है, वो ब्लैक होता है, मतलब ब्लैक बॉडी होता है एक तरह से, आइडियल ब्लैक बॉडी। और मे भी कुछ कलर्स आते हैं, कुछ एकदम ब्लैक कलर कुछ कंपनियां बनाती हैं, वो भी ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी ही होते हैं अगर उससे कुछ भी किसी भी ऑब्जेक्ट को पेंट कर दिया जाए तो। ओके, तो we have so far not mentioned that the wavelength content of thermal radiation, the important thing about thermal radiation at any temperature. तो इसमें एक चीज है कि जो रेडिएशन होगी, रेडिएशन एक वेवलेंथ होगी उसकी, किसी भी रेडिएशन की एक वेवलेंथ होगी फिक्स्ड। ओके, तो उस वेवलेंथ पे वो अपनी एनर्जी दे रही होगी। तो जैसा कि लैम्डा एम हमको माना जाए, वो कोई एक टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाइन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ था। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का वैल्यू 2.9 into 10⁻³ केवी दे रखा है। दिस लॉ एक्सप्लेन व्हाई द कलर ऑफ पीस ऑफ आयरन हीटेड इन अ हॉट फ्लेम first become dull red, then reddish yellow, and finally white hot. So wine law is useful for emitting the celestial, the moon, sun, other star. Light from the moon is found to have a minimum intensity near the wavelength. तो ये एक लॉ है, ये बॉडीज को उसके टेम्परेचर के आधार पर उसका कलर डिफाइन करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी जो अगर कुछ लोग एस्ट्रोनॉमी या फिर स्पेस की चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो, तो उन्होंने देखा होगा कि अगर कुछ ऐसे स्टार हैं जो रेड कलर के हैं, जैसे अपना सन है, सन तो येलो है, बट कुछ हैं स्टार जो येलो ऑरेंज कलर के भी होते हैं, कुछ येलो कलर के, कुछ ब्लू कलर के। तो जो ब्लू कलर का स्टार है उसका साइज भी ज्यादा बड़ा होता है और उसमें हीट भी ज्यादा होती है, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है कंपेरेटिवली अवर सन। सन का साइज अदर जो ब्लू स्टार है उनके कंपैरिजन में छोटा है और उसका हीट भी या फिर उसका टेम्परेचर भी कम है। और अगर जो रेड बात करें उसका तो एक तो भी बहुत कम होता है, अपने सूर्य से भी कम होता है,
और हीट तो और भी कम होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसी के हिसाब से इसके लैम्डा पे भी चेंज आता जा रहा है। क्योंकि क्या है ना कि हर, जैसे ब्लू कलर का लैम्डा कुछ और होता है, रेड कलर का लैम्डा कुछ और होता है, येलो का कुछ और होता है। तो इस हिसाब से ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा घटेगा। लैम्डा घटेगा यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो लैम्डा घटेगा, यानी कि लैम्डा सबसे कम जो ब्लू कलर का होता है वो हो जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, बढ़ेगा तो रेड की तरफ पहुंचेगा वो। ओके, तो उसको, एक तो इसको बोला जाता है कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ये कुछ टर्म्स हैं इन एस्ट्रोलॉजी, सॉरी स्पेस साइंस। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो इसके बारे में गूगल कर सकता है और भी ज्यादा जान सकता है इसके बारे में। ओके, तो bodies like moon, sun and other stars, like light from the moon is found to be maximum intensity near the wavelength 14 micrometer by the Wien's law. The surface of the moon is estimated to have a temperature of 200 K. Solar radiation to have a temperature of 20 K. Solar radiation has a maximum lambda 4753 angstrom. This corresponds to T equal to 6060 K. Remember, this is the temperature of the surface of the sun, not its interior. The most significant figure of the black body radiation current. तो एक 10.18 कुछ डायग्राम है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ इसके बाकी फॉर्मूलेज भी हैं, जैसे एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द रेडिएशन ओवर लार्ज डिस्टेंस विदाउट अ मीडिएटर in vacuum. The total electromagnetic energy radiation by the body at absolute temperature T is proportionally to its size, its ability to radiate, called emissivity, and most importantly to its temperature. For a body which is a perfect radiator, the energy emitted per unit time is given by H equal to A sigma T power 4. तो ये होता है इसकी एनर्जी एमिट पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसका ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे तो पूरा ही पर ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो where is area is the absolute temperature of the body. This relation obtained experimentally by the Stefan and the later uh, proved theoretically by the Boltzmann. It's called a Stefan बोल्ट्जमैन लॉ। तो इसमें क्या किया कि ये स्टीफन ने दिया था ये लॉ, और बाद में इसको प्रूव किया बोल्ट्जमैन ने। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इसको जाना जाता है। ओके, its value in SI unit is 5.67 into 10 power minus 8 watt meter minus 2 K minus 4. Most body emit only a fraction of rate given by equation 10.16. Okay, तो इस रेट से कुछ बॉडीज देती हैं। ओके, तो a substance like lamp black come close to the limit. One therefore define a dimensional less fraction E called emissivity and writes. तो मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इनकी एक फ्रैक्शन में अपनी एनर्जी एमिट करते हैं, पूरी एनर्जी। इसलिए इनके लिए एक टर्म आती है एमिसिविटी, या फिर कितना फ्रैक्शन ये एमिट कर पा रहे हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए ई हमारे सामने लाया गया। तो इसका फाइनल फॉर्मूला ये हो जाता है कि सिग्मा टी। तो परफेक्ट रेडिएटर के लिए E equal to 1 हो जाएगा। फॉर अ टंगस्टन फॉर एग्जांपल E equal to 0.4 does a tungsten lamp at temperature of 3000 Kelvin and a surface area of 0.3 centimeter square radiates at a rate H equal to 0.3 into 10 power minus 4 into 0.4 into 5.64 into 10 power minus 8 into
3000 power 4 equal to 60 watt. So a body at temperature T with surroundings at temperature Ts emits as well as receive energy for a perfect radiator. The net rate of loss of radiant energy is, तो नेट लॉस ऑफ एनर्जी जो रेडिएंट एनर्जी है उसके लिए एक फॉर्मूला ये भी है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया अपना फाइनल, और एक फॉर्मूला है ये। तो फॉर अ बॉडी विद एमिसिविटी ई द रिलेशन मॉडिफाई, तो ये एक रिलेशन थोड़ा सा मॉडिफाई और हो जाता है कुछ एमिसिविटीज, अलग अलग एमिसिविटीज के लिए। एज एन एग्जाम्पल लेट us estimate the heat radiated by our body. Suppose the area of person's body is about 1.9 meter square and the room temperature is this example. So okay, so Newton's law of cooling, so ये maybe last law, uh, yeah, it's a last law. तो क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? तो we have all known that hot water or milk when left on table begin to cool gradually. Ultimately, it attains the temperature of the surrounding. To study how slow or fast a given body can cool on exchanging heat with its surrounding, let us perform the following activity. तो साइंटिस्टों को अभी तक एक चीज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से क्लियरिटी नहीं थी कि जैसे कुछ भी गर्म चीज को सराउंडिंग में रखा जाए, कुछ समय बाद ये सराउंडिंग का टेम्परेचर अपने आप ले लेती है, ना तो उससे ज्यादा ना ही उससे कम। ओके, जैसा जितना ही उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उतने ही ज्यादा, सॉरी उतना ही सेम उसका भी टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, तो इन्होंने क्या किया, टेक सम वाटर से 30 ml or 300 ml in a calorimeter with a stirrer and cover it with a 2-hole lid. Okay, to fix the stirrer, throw one hole the lid and make sure the bulb of thermometer is immersed in the water. Note that the reading of thermometer, this reading, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया है लोगों ने, एक पानी लिया, गर्म कर लिया, देखते जा रहे हैं उसके टेम्परेचर किस हिसाब से चेंज होते जा रहा है। ओके, तो उसके लिए ना शायद उन्होंने एक ग्राफ भी बनाया है, वैल्यू T2/T1 along y-axis and the corresponding value of T along x-axis। तो ये कुछ इस प्रकार का एक डायग्राम बना टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज का। ओके, तो ग्रेजुअली एक आप कर्व देख सकते हो कि इसमें एक कर्व है टाइम के साथ, कर्व शोइंग कूलिंग विद टाइम। तो ये कूल होता जा रहा है धीरे धीरे। तो फ्रॉम द ग्राफ यू कैन मतलब ये according to the Newton's law of cooling there is a rate of loss of heat minus dq by dt of the body is directly proportionally to the difference of temperature delta T equal to T2 minus T1 of the body and surroundings. The law holds good only for small differences of heat by surround radiation depend upon the nature of the surface of the body and the area of exposed, right? Minus dq by dt equal to k delta t. मतलब इसमें भी constant है, where k is positive constant depending upon the area and the nature of surface of the body. Suppose a body mass m and the specific heat temperature of the surrounding. Okay, तो कुछ assumptions दिए गए हैं, अलग अलग टाइप के variables dpt T2. The rate of heat is given by dq by dt equal to dt2 by dt. Okay, तो इसको ही अलग अलग मॉडिफाई करिए, तो अंततः इसका एक फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया कि log T2 minus T1 equal to minus KT plus C और T2 equal to T1 plus C dash e power minus KT, where E dash equal to e power. ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न कर लेना है क्योंकि इसके क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो द इक्वेशन इनेबल्स
you to calculate time of cooling of a body through a particular range of temperature. For small difference, temperature differences of the rate of cooling of a cup of a टी ऑन द टेबल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके।